हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सन। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 5। ठीक है। लेक्चर नंबर 4 की बात अगर मैं करूं तो हमने लास्ट लेक्चर में वर्क के बारे में कुछ बातें करी थी। वर्क हमने देखा था आइसोथर्मल कंडीशन में और एडियाबैटिक कंडीशन में। ठीक है। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एडियाबैटिक के अंदर एक तो स्टेट इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्टेट इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी, पीवी गामा, पीवी गामा हो गई, टीवी गामा -1 हो गया, फिर उसके बाद P1 माइनस गामा एंड टी गामा। ठीक है। और गामा जो है आप जानते हो क्या है, Cp/Cv होता है। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद इनका डेरिवेशन देखेंगे कि ये जो स्टेट इक्वेशंस हैं वो आई कहाँ से। ठीक है। एटॉमिसिटी के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे कि एटॉमिसिटी कैसे देखी जाती है। और फिर लास्ट में कुछ कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि कंपैरिजन में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। देखो मैंने सिर्फ कंपैरिजन लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। कंपैरिजन में हम आइसोथर्मल वर्क जब करेंगे और एडियाबैटिक वर्क करेंगे तो कौन से टाइम पर वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस बात का हमें कंपैरिजन करना है लास्ट में। ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है हमारे कुछ इनसे रिलेटेड रहेगा जो आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट इक्वेशन से। ठीक है। तो देखो, स्टेट इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टेट इक्वेशन जो है वो टोटल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। ठीक है। एक होती है पी वी गामा। ठीक है। एक होती है पी वी गामा -1 और एक होती है P1 माइनस गामा टी गामा। ठीक है। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि पीवी गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। फिर टीवी गामा भी कांस्टेंट होता है, समझ में आ रही है। और P1 माइनस गामा टी गामा ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये तीन इक्वेशंस जो है वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। वहीं पे अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा बेसिकली क्या है, गामा हमारे पास यहाँ पे है एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये जो है एटॉमिसिटी या गामा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल या एटम। ठीक है। अगर मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए कुछ अलग होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो गामा की वैल्यू कुछ और होगी, ट्राई एटॉमिक है तो उसके लिए कुछ होगी। तो वो सारी जो वैल्यूज है वो कैसे देखी जाती है वो भी आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये स्टेट इक्वेशंस का डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आई कहाँ से। ठीक है। तो देखो, तो स्टेट इक्वेशन देखो है कहाँ से। हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो डेरिवेशन है, ये किसके लिए किया जा रहा है, ये किया जा रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, बात समझ में आ रही है। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पे क्या देखते हो आप। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पे आप देखते हो कि चेंज इन हीट जो है वो तो जीरो है, या क्यू ही जीरो है। एक तरीके से क्यू को ही जीरो ले लेते हैं अपन। ठीक है। क्यू क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जानते हो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है, बिल्कुल भाई साहब। अब ये है तो क्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गई, डब्ल्यू के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि डब्ल्यू यानी कि वर्क को मैं -P डेल्टा वी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, CV डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये डेरिवेशन अपन करके आ चुके हैं। ठीक है। ये CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप जानते हो dQ/dt होता है। ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जानते हो कि हीट बराबर किसकी होती है, इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ से मैं ये du/dt लिख सकता हूँ। ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये यहाँ से आया हुआ इक्वेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे CV dt किसके बराबर आ जाएगी, du इंटरनल एनर्जी के। ठीक है।
तो ये डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, तो ये आपको इस तरीके से डायरेक्ट याद होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है। और याद नहीं है तो डिराइव करना आना चाहिए ऑन द टाइम, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो इक्वेशन डिराइव करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी तो किसके बराबर हो गई, सीवी dt के, और वर्क किसके बराबर हो गया, माइनस पी डेल्टा वी के। तो मैं क्या इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पी डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा की जगह हमें डी लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू सी वी डी टी, ठीक है। अब P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P की जगह अब फ्रॉम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, जैसे आप जानते हो पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय वी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एन आर टी बाय वी इंटू डी वी, ठीक है, इक्वल्स टू डी वी डी टी, लिख सकते हैं। लेट एन इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी माइनस आर बाय वी इंटू टी डी वी इक्वल्स टू सी वी डी टी, हो जाएगा। तो इधर देखो, यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी डी वी बाय वी, ठीक है, आर बाहर माइनस, और ये हो जाएगा सी वी डी टी बाय टी, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन करोगे, नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस आर डी वी बाय वी, लिमिट्स पुट करेंगे v1 से लेकर v2 तक, ये आ गया cv, ठीक है, cv, और इंटीग्रेट करेंगे हम dt से t को t1 से लेकर t2 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, आप जानते हो कि r जो है, ठीक है, r इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पे r बाय सी वी लिख लूँ मैं, माइनस का, ठीक है, r बाय सी वी, ये देखो r बाय सी वी डी वी बाय वी बराबर हो जाएगा आपका डी टी बाय टी, T1 से लेकर T2 और V1 से लेकर V2, ठीक है। अब आप जानते हो कि तो माइनस आर बाय सी वी, ये आ जाएगा आपका एल एन वी, लिमिट पुट करेंगे V1 से लेकर V2 तक, बराबर क्या आ जाएगा, एल एन टी, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे T1 से T2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं मैं। तो हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है माइनस आर बाय सी वी, ठीक है, एल एन वी V1 से V2 बराबर एल एन टी T1 से T2, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस आर बाय सी वी एल एन V2 बाय V1, ठीक है, बराबर एल एन T2 बाय T1, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे T1 से सॉरी लिमिट्स तो पुट कर ही चुके हैं अपन, अब क्या पुट करेंगे, हाँ, अब देखो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R, ठीक है। तो R की जगह पुट करो इसमें, R बाय Cv, ठीक है, ln V1 बाय V2, ठीक है, बराबर ln T2 बाय T1, ठीक है। अब R की जगह वैल्यू पुट कर दो, R की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, Cp माइनस Cv, Cv इसके नीचे भी लगा दो, Cv इसके नीचे भी लगा दो, ठीक है, और ln V1 माइनस V2 और बराबर ln T2 बाय T1, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीपी बाय सीवी को क्या लिख सकते हो? सीपी बाय सीवी क्या है? गामा। तो सीपी बाय सीवी गामा हो गया, गामा -1 हो गया, और यहाँ पर ये आ गया हमारा ब्रैकेट में ln v1 बाय v2 और बराबर ln t2 बाय t1। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बताओ, क्या मैं इसको v1 बाय v2 की पावर गामा -1 बराबर t2 बाय t1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो एक चीज बताओ, यहाँ से क्या ये इक्वेशन आ रही, t1 v1 गामा -1 बराबर t2 v2 गामा -1। तो यानी कि टी वी गामा -1 जो है कांस्टेंट हुआ क्या? यस, ऑफ कोर्स कांस्टेंट हुआ। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आ गई कि टी वी गामा -1 जो है कांस्टेंट होती। ठीक है, डेरिवेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा धर्म था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी आपको डायरेक्ट इक्वेशन ही ध्यान रखनी है। ठीक है, आपकी इक्वेशन ही ध्यान रखनी है कि पीवी गामा कांस्टेंट होता है, टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि हमने ये सेकंड वाली इक्वेशन डेराइव कर ली है। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन से ही जो है बाकी की दो इक्वेशन डेराइव होगी। तो बाकी की दो इक्वेशन कैसे डेराइव होगी, तो वो चीज हम समझते हैं। ठीक है, अब वो चीज हम समझते हैं। तो देखो, ये रही टीवी गामा -1 कांस्टेंट। अब इसी से ही बाकी की दो इक्वेशन भी डेराइव होगी, तो उस चीज को समझते हैं। देखो, हमारे पास इक्वेशन है टी वी गामा -1 कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? टी की जगह मैं टीवी लिख सकता हूँ। अगर एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टी की जगह मैं पी लिख सकता हूँ फ्रॉम किससे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। देखो, एक बार तरीके से ही बता देता हूँ कि फ्रॉम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, टी कैन बी रिटर्न पीवी बाय एनआर। ठीक है, अब क्योंकि मुझे कांस्टेंट चीज लिखनी है, तो आर और एन तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यानी कि टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीवी के। ठीक है, तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं टी की जगह लिख सकता हूं पीवी। ठीक है, पीवी और गामा माइनस वी की पावर गामा -1, वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, वी की पावर क्या है? 1, और वी की पावर क्या है? गामा -1। ठीक है, और ये वैल्यू बराबर क्या है? कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, वी की पावर 1 और वी की पावर -1 ये एक दूसरे को काट देंगे, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पर? टी या एक सेकंड, एक साथ अगर समझ में नहीं आए, नीट के वाला को पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो एक समझो, ये p की पावर 1 है, तो क्या मैं v की पावर 1 प्लस गामा -1 लिख दूं बराबर कांस्टेंट? अरे पावर ऐड हो जाएगी ना। ठीक है, 1 प्लस गामा -1, तो ये 1 और ये 1 गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आया? p की पावर v गामा कांस्टेंट, pv की पावर गामा कांस्टेंट, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, जो भी इक्वेशन नाम दे रहे हो आप, एक्स जो भी। ठीक है, जो भी इक्वेशन नाम दो, तो दो इक्वेशन डेराइव हो चुकी है, एक पीवी गामा कांस्टेंट और एक टीवी गामा कांस्टेंट। ठीक है, तो टी वी हो गया, पी वी हो गया। ठीक है, अब अब इसके बाद हमें कौन सा डेरिवेशन करना है? अब हमें डेरिवेशन करना है टी और पी का। ठीक है, टी और पी का। तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अब थर्ड इक्वेशन डेराइव करनी है हमें। ठीक है, तो हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल pv ही ले लेते हैं, तो pv गामा माइनस, सॉरी pv गामा ही है।
ठीक है, बराबर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या मैं P, देखो हमें इक्वेशन डिराइव करनी है P और T के बीच में, तो यानी कि मुझे इस इक्वेशन में V गायब करना पड़ेगा, तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N R T बाय P, है ना, और गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू हटानी भी तो पड़ेगी, तो यानी कि P और T बाय P गामा बराबर कांस्टेंट, राइट। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, P की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, P की पावर माइनस गामा, ठीक है, और T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P 1 माइनस गामा और T गामा, ये कांस्टेंट। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, सिंपल। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पहला अगर आपको डेराइव हो गया है तो बाकी दो तो खाली PV इक्वल्स टू nRT से हमें इक्वेशन ही पुट करनी, कोई खास बड़ी बात है नहीं, बस पहला डेरिवेशन आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है, और पहले डेरिवेशन में करना कुछ नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वर्क और इंटरनल एनर्जी बराबर करनी है। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, या एनसीवी डी टी। बस उसी को ही डेराइव करते हुए चलता जाना है, आ जाएगा। तो ये थी कहानी डेरिवेशन की। ठीक है, 3 स्टेट फंक्शन की, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यार ये गामा 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 इतना सारा गामा आ रहा है, अब ये गामा एक्चुअल में है क्या, हमें लेना कैसे है, क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है इसको लेते वक्त, तो वो सारी चीजें हमें बात करनी है अब। ठीक है, तो अगला टॉपिक डालिए एटॉमिसिटी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या हो गया हमारा, एटॉमिसिटी। देखो, ठीक है, या आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हो। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे बात करेंगे, एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है या गामा जो है हमें हेल्प करता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ सीपी और सीवी लेने में। ठीक है, तो एग्जांपल्स में हम बात करेंगे कि इन वैल्यू को कैसे हमें यूज करना है, बाकी अभी जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब एटॉमिसिटी में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोनो एटॉमिक। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ डायटोमिक, और यहाँ मैं ले लेता हूँ ट्रायटोमिक। और ट्रायटोमिक के लिए दो कंडीशन अराइज हो जाती है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाने हैं बॉक्स। अब इधर देखो, यहाँ पे हमें लेनी है एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी आप ध्यान रखना, एटोमिसिटी जो है कलर चेंज कर लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी जो है वो Tn के बराबर होती है, वेयर n यहाँ पर क्या है, एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखो जो मोनो एटॉमिक है उन मोनो एटॉमिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशनल हो सकती है, ठीक है, वाइब्रेशनल हो सकती है, फिर रोटेशनल हो सकती है और ट्रांजिशनल हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, ट्रांजिशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल हो सकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ट्रांजिशनल हो सकती है और रोटेशनल हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ट्रांजिशनल पहले लगते हैं क्योंकि ट्रांजिशनल सब में कॉमन होती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे जो चीज तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में दे दे, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में ना दे। ठीक है, तो हमें हर चीज को प्रिपेयर लेके चलना है। बात समझ में आ रही है? तो मोनो एटॉमिक की बात करें तो ट्रांजिशनल 3 होती है, ये भी 3 होती है, ये भी 3 होती है, ये भी 3 होती है। यानी कि ट्रांजिशनल जो वैल्यू है वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक तीनों में ही कॉमन होती है। ठीक है, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। ठीक है, अब मोनोएटॉमिक के लिए देखो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं, टोटल एटोमिसिटी इसकी कितनी होगी, 3 into 1 यानी कि 3। तो यानी कि ये 0 होगी, ये 0 होगी। बात समझ में आ रही है? अब डायटोमिक के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो डायटोमिक के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसके लिए, 3 2 6 यानी कि 6। ठीक है, तो रोटेशनल इसमें 2 होती है और वाइब्रेशनल 1 होती है। बात समझ में आ रही है? ट्राई एटॉमिक के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना आएगा, 3 into 3 यानी कि 9। ठीक है, तो जब लीनियर की हम बात करते हैं, लीनियर की बात करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशनल होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 9। तो 4 और 3 7, कितने बचे, 2। तो ये 2 हो गए आपके क्या बोलते हैं, रोटेशनल। और अगर नॉन लीनियर की बात करें तो वो सब 3 3 प्रेजेंट होती है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, निकालने का तरीका, टोटल कितनी वैल्यूज होगी, तो 3n से। बात समझ में आ रही है? और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो जब हमें सीपी या सीवी कैलकुलेट करना होता है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें चीज कैलकुलेट करनी है वो करनी है सीपी और सीवी की वैल्यू। ठीक है, क्या करनी है, सीपी और सीवी की वैल्यू। चलो, तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है, अब सीपी और सीवी की वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है, सीपी और सीवी की वैल्यू, और वो भी दो अलग अलग केसेस में। कौन कौन से केसेस में, देखो एक यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे सीवी की वैल्यू और यहाँ पे हम ले लेंगे सीपी की वैल्यू। सी, क्या रुको, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सी वी की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू, सी पी की वैल्यू
और यहाँ पर हम ले लेंगे सी पी की वैल्यू, ठीक है, सी पी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम दो केस जनरेट कर रहे हैं, एक केस में हम इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और एक केस में इंक्लूडिंग नॉन इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ पे इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखो, यहाँ से समझने का खेल है, ये पूरा देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं CV की वैल्यू लिखूंगा, तो CV की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी, यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 3/2R, ठीक है। देखो, ट्रांजिशनल और रोटेशनल के लिए आपको ये जो वैल्यू है टोटल, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी n की वैल्यू है n/2R से, ठीक है। और जब आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हो तो इसको आपको NR से डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझो कि जब मैं सिर्फ और ट्रांजिशनल और रोटेशनल के वैल्यू के लिए CV की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ रही है 3 और 0, यानी कि टोटल वैल्यू 3, n की वैल्यू आ गई टोटल 3। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है CV के लिए, CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2R, ठीक है। और जब मैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो 0 नंबर है तो 0 के लिए तो सेम ही आएगी, 3/2R ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले केस में आपके क्लियर होगा, ट्रांजिशनल और रोटेशनल को दोनों को मिला के टोटल नंबर n की वैल्यू आ रही है 5, तो यानी कि CV की वैल्यू हो जाएगी 5/2R। बात समझ में आ रही है? और वाइब्रेशनल कितना है 1 है, यानी कि 5/2R में मुझे 1R ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आएगा 5/2R में अगर 1R ऐड करूंगा तो 7/2R। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं, अब देखो लीनियर के केस में अगर मैं बात करूं तो 3 + 2 कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 5/2R, ठीक है। और वहीं अगर मैं 5/2R में 4 ऐड करूंगा, ठीक है, इसमें 4 ऐड करूंगा, तो यानी कि अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये 4R ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 + 5 13, यानी कि 13/2R, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 13/2R। बात समझ में आ रही है, कितना आएगा 13/2R। वहीं अगर इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो 3 + 3 कितना आ रहा है 6, यानी कि 6/2 यानी कि 3R। और वहीं 3R में मुझे कितना R जोड़ना है, 3R और जोड़ना है, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी 6R। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ आपको इसी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये चीज याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो करनी तो पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट हम सीपी की बात करते हैं। तो सीपी आप जानते हो, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है आर, तो यानी कि सीपी बराबर आर प्लस सीवी हो जाएगा, यानी कि सीवी की जो भी वैल्यू है उसमें आप एक आर ऐड कर दो, वो सीपी की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी हम दो केस लेके चलेंगे, एक तो इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3/2R में क्या R जोड़ोगे तो कितना आएगा 5/2R, ठीक है। और इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल 0 है तो 5/2R ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 5/2R, तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2R, और CP इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, तो 7/2R प्लस R कितना आ जाएगा ये 9/2R, ठीक है। अब देखो CV की वैल्यू क्या है 5/2R, ठीक है, नॉन इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल, तो 5/2R में आप क्या ऐड करोगे R, तो कितना आ जाएगा 7/2R। और वहीं इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में भी आप R ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 13/2R, यानी कि 13/2R प्लस R,
कितना आएगा ये 15/2 बात समझ में आ रही है, यही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3r, तो 3 में r जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4r, और यहाँ पे 6r में यहाँ जोड़ोगे तो 7r। बात समझ में आ रही है क्या है कहानी। ठीक है, ये होगी। अब Cp और Cv की वैल्यू आपको मिल चुकी है फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, हर किसी के लिए। तो आप अब यहाँ पर गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनो एटॉमिक के लिए आप गामा की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, ठीक है, अब गामा की वैल्यू के लिए तो जगह है नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं गामा की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए जब गामा की वैल्यू लिखोगे तो 3/2r/5/2r, तो r से r गया, 2 से 2 गया, यानी कि Cp/Cv है। गामा क्या होता है, गामा क्या होता है Cp/Cv, यानी कि 5/2r/3/2r, तो क्या आएगी वैल्यू 5/2। ठीक है, तो नॉन इंक्लूडिंग क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, और अगर इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी करोगे तो 3/2r/5/2r, वो भी 5/2 ही आना है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या है। अब इसके केस के लिए तो देखो, जब नॉन इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी Cp/Cv क्या होता है 7/2r 5/2r, तो वैल्यू आएगी 7/5। क्या आएगी 7/5। और जब आप इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल करोगे तो 9/2r/7/2r, तो यानी कि 9/7 आएगी वैल्यू। ठीक है, 9/7 इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल, मतलब पहली वाली गामा की वैल्यू नॉन इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और अगली वाली जो है वो इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर वहीं ट्राइएटॉमिक के लिए देखो क्या आएगी 5/2r और 7/2r, तो यानी कि 7/5 आएगी। ठीक है, ये तो डायटोमिक के लिए थी, ट्राइएटॉमिक के लिए ये 7/2, ठीक है 7/5 सॉरी, क्या आएगी 7/5। और नेक्स्ट क्या आएगी 15/13, 15/13। ये समझ में आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ Cp/Cv की वैल्यू। यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या आएगी 4/3, ठीक है, नॉन लीनियर के लिए 4/3, और वहीं उसके लिए क्या आएगी 7/6, क्या आएगी 7/6। बात समझ में आ रही है, ये होगी। तो ये गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा था यहाँ पर कि गामा की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक वगैरह वगैरह के लिए। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट जहाँ पे एटोमिसिटी हमने डेराइव करी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो ये चीजें हमने पढ़ी पीवी गामा, और ये आप ध्यान से देखो, ये जो है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए था। किसके लिए था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि वर्क जो आपको कैलकुलेट करना है वो करना है फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, तो ध्यान से देखो। तो वर्क फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक चीज बताओ, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा होगा, एकदम से कंप्लीट हो रहा होगा, तो उसके लिए आप जानते हो कि पी एक्सटर्नल क्या होगा 0। ठीक है, प्री एक्सपांशन हो रहा होगा, क्योंकि क्या हो रहा होगा प्री एक्सपांशन हो रहा होगा, और आप जानते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू भी 0 है, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी बराबर W हो जाएगा। और इंटरनल, अब देखो P एक्सटर्नल 0 है, तो यानी कि इरिवर्सिबल के लिए वर्क क्या होगा 0। प्री एक्सपांशन के लिए वर्क 0 होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क जो है 0 होगा। अब वर्क 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गई। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो चेंज इन एंथैल्पी भी 0 हो गई। ठीक है, क्या हो गई 0 हो गई। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात। तो ये वाली बात आप अच्छे से जानते थे। ठीक है, ये एक तरीके से रिपीटेड पार्ट ही, आइसोथर्मल के लिए भी यही होता है, एडियाबेटिक के लिए भी यही है, रिवर्सिबल के लिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर हमें करना है कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसके बारे में या किसके बीच में? हमें कंपैरिजन करना है वर्क फॉर आइसोथर्मल कंडीशन एंड एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ वर्क बिटवीन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है, हमें एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस के काम को, वर्क को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, हम जनरली एक्सपांशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्सपांशन। भाई एक्सपांशन कंपैरिजन में कुछ तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए हम एक्सपांशन कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के लिए, चाहे एडियाबैटिक लो चाहे आप आइसोथर्मल लो। तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसके लिए लेट हम पी इनिशियल को प्रेशर पी इनिशियल ले लेते हैं एंड पी फाइनल को हम पी आइसो ले लेते हैं। ठीक है, ये पी इनिशियल ले लिया हमने, प्रेशर इनिशियल मतलब पी आई। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम को हम वी आई ले लेते हैं। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम को हम वी फाइनल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर से ही कंपेयर कर रहे हैं जनरली। और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो फॉर एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेते हैं, एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हम एक्सपांशन की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक्सपांशन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम जो पी इनिशियल जो है उसको पी आई ले लेते हैं, पी फाइनल जो है उसको पी एडियाबैटिक ले लेते हैं। ठीक है, और वी इनिशियल को वी आई ले लेते हैं, और वी फाइनल को हम वी मतलब एफ या वी एफ ले लेता है ना, वी फाइनल को वी फाइनल क्या वी एफ लेंगे। ठीक है, वी एफ ले लेता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें लेकर चलनी है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज बताओ, अब एक चीज देखो कि मैं यहाँ पर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को बराबर लिख देता हूँ। तो क्या एडियाबैटिक आइसोथर्मल के लिए तो क्या हो जाएगा, पी वी। ठीक है, पी वी पी आइसो और वी आइसो, और यहाँ पे हो जाएगा पी एडियाबैटिक और वी फाइनल। ठीक है, पी आइसो वी एडियाबैटिक और ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर मैं आइसोथर्मल कंडीशन के लिए क्या लिख सकता हूँ, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए P1V1 बराबर P आइसो V फाइनल। ठीक है, इनिशियल ये फाइनल। ठीक है, बराबर एंड फॉर एडियाबैटिक कंडीशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर एडियाबैटिक कंडीशन। चलो एडियाबैटिक कंडीशन को बाद में लिखेंगे, पहले इसी को लिख लेते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि P इनिशियल
अपॉन पी आइसो बराबर हो जाएगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी इसका हम काम लेंगे। ठीक है, अब फॉर एडियाबेटिक कंडीशन में क्या ले सकता हूं? तो फॉर एडियाबेटिक कंडीशन आप क्या लेके चलोगे? पी इनिशियल बराबर पी एडियाबेटिक एंड वी फाइनल। अब फॉर एडियाबेटिक कंडीशन क्या पीवी होता है या पीवी गामा होता है? तो पीवी गामा होता है, पीवी गामा होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ध्यान से देखो, मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी पी इनिशियल अपॉन पी एडियाबेटिक बराबर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की पावर गामा। क्या आएगा? गामा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर ये वाली बनेगी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या बन रही है? पी इनिशियल अपॉन पी आइसो बराबर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और एडियाबेटिक कंडीशन में क्या बन रहा है? पी इनिशियल अपॉन पी एडियाबेटिक के टाइम पे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की पावर गामा। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि गामा की वैल्यू क्या हमेशा आपको पॉजिटिव मिल रही थी? तो यस, गामा की वैल्यू जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, विश्वास नहीं है मुझ पे? मुझ पे विश्वास नहीं है? आर यू श्योर? तो ये लो, अभी हमने गामा की वैल्यूज डिराइव करी थी यहाँ पर, ये रही। ठीक है, 5/2 5/2 7/5 9/5 9/7 7/5 15/13 4/3 7/6। तो हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल पावर गामा जो है वो ज्यादा होगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल से। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं एक बार वापस से नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। देखो, आइसोथर्मल के लिए हमारे पास इक्वेशन है पी इनिशियल अपॉन पी आइसो बराबर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर आइसोथर्मल। ठीक है, और फॉर एडियाबैटिक के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है? फॉर एडियाबैटिक मेरे पास इक्वेशन है पी इनिशियल अपॉन पी एडियाबैटिक। ठीक है, अपॉन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की पावर गामा। और क्योंकि गामा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल जो पावर गामा है वो ज्यादा वैल्यू होगी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल से? ऑब्वियसली। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे, तो यानी कि ये वैल्यू भी ज्यादा होगी इससे। तो यानी कि देयरफॉर पी इनिशियल अपॉन पी एडियाबैटिक ज्यादा होगा पी इनिशियल अपॉन पी आइसोथर्मल से। ठीक है, तो यदि मैं प्रेशर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में बात करूं, तो इनिशियल प्रेशर अगर मैं दोनों में सेम रखूंगा, इनिशियल प्रेशर अगर दोनों कंडीशन में सेम रखूंगा, तो क्या पी आइसोथर्मल ज्यादा आएगा पी एडियाबैटिक से? यस, पी आइसोथर्मल कंडीशन में ज्यादा आएगा पी एडियाबैटिक से। और आप लोग ये जानते हो कि वर्क वर्क इन एक्सपांशन एक्सपांशन कंप्लीटली डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रेशर देयरफॉर हेंस pressure isothermal is greater than pressure adiabatic, therefore work done in isothermal condition is greater than work done in adiabatic condition।
ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपांशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि एडियाबैटिक कंडीशन के दौरान जो आप वर्क करोगे वो कम होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से फाइनल जो रिजल्टेंट आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि आइसोथर्मल का वर्क जो है वो ज्यादा होगा एडियाबैटिक वर्क से। बात समझ में आ रही है? ये ठीक है, तो ये हो गई आज की कहानी। तो आज जो हमने मेजर पार्ट देखा वो देखा है, एक तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा क्या होता है, एटोमिसिटी, जिसके बारे में हम एटोमिसिटी या डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यूज आपको निकालना आनी चाहिए, एग्जामिनर के भरोसे हमें नहीं बैठे रहना। वहां से हमें सीपी और सीवी की वैल्यू निकालना भी पता चलता है, जो आपके फॉर्मूला में हीट कैपेसिटी में डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमने कंपैरिजन पढ़ा है, तो अल्टीमेटली इसका रीजन जो है, आपको डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि एडियाबैटिक वर्क जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल वर्क, ठीक है। और उसका जो डेरिवेशनल वाला पार्ट है वो अपन ने सिंपल सा है, बेसिक, जो हम देख चुके हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, इससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको नोट्स की पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो ये, और चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप जाके विजिट करिए, देखिए ये सब, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको अवेलेबल है। और थैंक यू।